नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया, मैसेज किया कि सर आप हमें प्रॉपर एक गाइडेंस बताइए जो हमारे करियर के लिए सही हो और जिससे हम अपने करियर में किसी भी प्रकार से एक गलत डायरेक्शन में ना जाएं और सही तरीके की जो एक वे है उसमें हमारा करियर आगे जा सके। उसके लिए हमें आप सारे जो डायमेंशंस हैं उन पर समझाने की कोशिश करें कि किस लाइन में क्या होता है और हम आगे अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से और एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे आपको किस तरीके से आगे पढ़ाई करना है और किस में क्या फ़ायदा है और आप क्या आगे फ्यूचर को उसमें देख पा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली 11th क्लास के लिए है और 11th क्लास में जो बच्चे आए हैं उनके लिए है, और दूसरा ये वीडियो उनके लिए भी है जो 12th क्लास में है, क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया है कि 12th में जब आप सब्जेक्ट लेंगे तो आपकी क्या अप्रोच होगी उसको भविष्य में आगे उसमें अपना फ्यूचर बनाने की। तो 12th के बाद जो लोग कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, तो उन कोर्सों को भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे आप सारी चीज़ों को समझ सकें। और दूसरा ये उन बच्चों के लिए भी है जो बेसिकली 6th 7th या 8th 9th क्लास में हैं और जो अभी से सोच रहे हैं कि हम अपने भविष्य में क्या करेंगे, अपना फ्यूचर किस सब्जेक्ट में हमको ले जाना है आगे। तो उनके लिए भी है, क्योंकि आगे आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हर एक फील्ड में। तो आपको छोटी क्लास से ही अवेयर होना पड़ेगा हर एक फील्ड के लिए, और उस सब्जेक्ट को आपको छोटी क्लास से ही बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना होगा जिससे आपको उस डायरेक्शन में जाने के बाद आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर बेसिकली 4 सब्जेक्ट लिए हुए हैं: मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स। ठीक है, और एक और मैंने साथ में जोड़ लिया है एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर बेसिकली 11th के नीचे किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ाया जाता, बस थोड़ा थोड़ा ये साइंस में इंक्लूड रहता है। एसएसटी में भी थोड़ा बहुत उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपकी मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट और कॉमर्स ये 4 सब्जेक्ट हैं। अब मैथ्स में क्या अप्रोच है, बायोलॉजी में क्या अप्रोच है, आर्ट में क्या कर सकते हैं आप, और कॉमर्स में क्या कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ कि कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, सारे सब्जेक्ट बेहतरीन होते हैं। बस शर्त यह है कि आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना दे पा रहे हैं, इस वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम मैथ्स की बात करें, जैसे मान लो आपका 11th, आप 11th में आए हैं, आपने मैथ्स ले लिया, तो आप सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप मैथ्स क्यों ले रहे हैं। क्योंकि अधिकांश तौर पर मैंने देखा है कि जो व्यवसाय का हम डिसीजन लेते हैं वो हम खुद नहीं लेते, बल्कि जो सोशल है, जो समाज है, जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं, जो फैमिली गार्जियन हैं, वो लोग हमारे ऊपर एक प्रकार का कहना चाहिए, एक प्रकार का कह देते हैं कि आप ये सब्जेक्ट लो, इसमें ज़्यादा स्कोप है। तो हम सभी लोगों की बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और सडनली हम ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका रियलाइज़ हमें बाद में होता है। क्योंकि ये जो हमारी एज होती है, ये एज उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी वाली एज नहीं होती कि हम रियल तरीके से उसको समझ सकें कि किस में बेनिफिट है और किस में हम अच्छा कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। ये हमको आगे जाके रियलाइज़ होता है, और इसी के लिए मैं बहुत सारे लोगों को ये गाइड करता हूँ कि आप लोग मैथ्स प्लस बायो दोनों सब्जेक्ट को लीजिए। क्योंकि देखो, इसको लेने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप मैथ्स बायो लेंगे तो आप भविष्य में अगर आर्ट वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट आ जाए उसमें, या आपकी ऐसी कोई अलग से लाइन क्रिएट हो जाए, या कॉमर्स में जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर लाइन में जा सकते हैं, तो आपके लिए सारी लाइनें खुली हैं। शर्त यह है कि आपका 11th और 12th में एडिशनल होना चाहिए मैथ्स प्लस बायो। ठीक है, उसके लिए पूरी लाइनें खुली हुई होती हैं। जिनका केवल मैथ्स होता है वो मैथ्स का तो हर एक कुछ कर सकते हैं, आर्ट में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, लेकिन वो बायोलॉजी की किसी भी मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल में जो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इस एज में हम नहीं समझ पाते, तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें अच्छे फायदे देती हैं। और दूसरा, अगर आपको केवल बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी अगर है तो आप आर्ट और कॉमर्स को तो फाइट कर लेंगे,
लेकिन आप मैथ्स के किसी भी प्रकार के कोर्स को नहीं कर पाएंगे। अगर आगे जाके आपका माइंड डेवलप होता है और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, ऐसा कई बार होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि छोटी क्लासों में हमारा मैथ्स अच्छा होता है, लेकिन जब हम थोड़ा बड़ी क्लासों में पहुंचते हैं तो हमको लगता है यार कि बायो सही था, हमारे लिए मेडिकल लाइन अच्छी थी, या फिर हमारे लिए आर्ट वाली लाइन अच्छी थी, हमको तो वकील बनना था, हमको तो अकाउंटेंट बनना था, हमको तो कंप्यूटर मैन बनना था। तो ये आगे जाके एकदम से चेंज आता है माइंड में, जब माइंड विकसित होता है, डेवलप करता है ग्रेजुएशन टाइम में या आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको समझ में आती हैं। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड की बात करूँगा, एडिशनल की बात कहूँगा। अब हम पर्टिकुलर देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है और हम क्या क्या अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में आगे आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एक इसका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस ये है कि इंजीनियरिंग आपकी उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे कि आजकल बना दिया है उसको। आप बहुत अच्छे कॉलेज से करें। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो देन वहाँ भी इंजीनियरिंग होता है, तो वो इंजीनियरिंग जो है वहाँ से कैंपस सिलेक्शन और बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आप किसी लोकल कॉलेज से करेंगे तो फिर उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ इन कोर्स में दो चीज़ें इंक्लूड हैं। पहली चीज़ कि आप प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जा सकते हैं। ये आपको तब मजबूर होगा जब आपको उस सब्जेक्ट का बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा। अगर आपका परफेक्ट नॉलेज है तो आप जितनी भी स्ट्रीम यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं, चाहे वो बायो वाली हो, बीटेक, बीएससी, या इस तरफ हम बात करें एमबीबीएस, एमए, बीएचएमएस, बीएएमएस, ठीक है, इस तरफ एलएलबी की बात करें, है ना, कॉमर्स की लाइन की बात करें, तो ये जो सारे कोर्स हैं, इन सारे कोर्स का अगर आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज है तो इन सभी पर बेस्ड गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। अभी मैं कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा, तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2-3 दिन पहले एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है इंजीनियरिंग के लिए, है ना, सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है। तो उसमें जो लोग बीए किए हुए हैं, जिन्होंने मैथ्स के लेने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग तो वो भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी वो जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उससे खुश नहीं होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उनको परफेक्ट नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तैयारी की है उनने, तो वो गवर्नमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम फाइट करेंगे और देन वो गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाएंगे, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है किसी भी स्ट्रीम का, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आपके पास एक ही चीज़ बचती है, बीएससी। बीएससी करने के बाद आप जो बेसिक एग्ज़ाम है उनको दे सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्ज़ाम होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी के साथ ही होता है जिसका नाम है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी आप जा सकते हैं। जैसे अभी हमारे एमपी का एग्ज़ाम भी होता है तो इंडिया लेवल पे भी होता है। ठीक है, अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में या तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज डिपेंड करेगा आपकी रैंक के ऊपर। जो आपकी रैंक रहेगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा और कॉलेज में उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोर्स मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाते, उनके नॉलेज का लेवल अच्छा नहीं होता, फिर भी उनको एमबीबीएस करना है या मेडिकल लाइन में जाना है, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को चुन सकते हैं और उस प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट ये सारे कोर्स जो लिखे हुए हैं वो सारे कोर्स कराते हैं। जितने भी कोर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे कोर्स बाय एग्ज़ाम भी होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अच्छा होता है और फीस कम लगती है। दूसरी बात, यही कोर्स अगर आप विदाउट एंट्रेंस करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस मत दीजिए। जैसे जेई हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, आप ये नहीं दे पा रहे हैं या आपके पास उतना समय नहीं है या आप बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जिससे आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद उस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, ठीक है, ये डॉक्टर वाली डिग्रियां हैं। तो आप 5 साल का कोर्स होता है, 5 साढ़े 5 साल का कोर्स होता है और आप परफेक्टली उस
फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आप इंजीनियरिंग करते हैं और आप किसी भी शहर से किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क पता है आपको। वहाँ का जो इंजीनियर होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, लेकिन अपने लोकल कॉलेज से जो इंजीनियरिंग करता है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो ये आप कर सकते हैं। बीएमएस हो गया, बीएमएस में एलोपैथिक होता है और बीएचएमएस में होम्योपैथिक होता है। ये अलग अलग मेडिसिन का फॉर्मूला है। आप बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, परफ्यूनिस्ट होता है, बीएमएलडी होता है ना। बीएमएलडी क्या है? पैथोलॉजी है, जैसे जो आपने देखा हुआ चेकअप वगैरह होता है, खून की जांच, पेशाब की जांच, और आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं, 80 प्रकार की टोटल टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट करने वाले जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके अलावा बीएमएलडी, डीएमएलडी ये सारे कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल में बहुत सारे हैं, अभी तो मैंने यहाँ 4-5 लिखे हुए हैं। मेडिकल लाइन में जाने के बाद आपको 50 कोर्स मिलेंगे। आप रेडियोग्राफर बन सकते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, है ना, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आप जाते हैं हॉस्पिटल में, देखो कितने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, उन सब में आप कोई किसी न किसी पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हैं। एक आपका ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स होता है, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, परफ्यूनिस्ट जो होता है, ये बहुत सारे जो कहना चाहिए बहुत सारे एपरेटस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, तो उनको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर ऑफ परफ्यूनिस्ट कहलाते हैं। तो ये सारे आप कोर्सेस कर सकते हैं बाय एंट्रेंस या विदाउट एंट्रेंस। बाय एंट्रेंस करेंगे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी क्या बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और फिर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, 8 विषय की अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक ही लाइन होती है कि आपको केवल बीए करना है ना, बैचलर ऑफ आर्ट करेंगे। उसके बाद आप एमए भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक विषय में मास्टर्स कर सकते हैं। एक लाइन और होती है एलएलबी कर सकते हैं आप, है ना, एलएलबी से आप वकील बन सकते हैं। और साथ ही इसमें एक और एग्ज़ाम होता है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, क्लेट का एग्ज़ाम, कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप क्लेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, क्लेट भी 2 प्रकार का होता है, एक जुडिशरी और एक सिविल। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे भारत में 2 प्रकार के कोर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो अदालत हैं 2 प्रकार की, उनमें ये अलग अलग पोस्टिंग होती है। अगर आप क्लेट का एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो जैसे आपको आईआईटी एग्ज़ाम फाइट करने के बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग मिलता है, नीट फाइट करने के बाद गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलता है, वैसे ही क्लेट का एग्ज़ाम फाइट करने के बाद गवर्नमेंट या तो आप जज बन सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, जिसका अच्छा खासा जिसमें अच्छी खासी लाइफ आपकी सिक्योर हो सकती है। ठीक है, या दूसरी ओर आप यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हैं। यूपीएससी जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ कराता है। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस है, पुलिस सर्विस, आईएफएस है, फॉरेस्ट सर्विस, आईईएस है, इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट वाला कर सकता है, इसमें आप मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, बायोलॉजी वाले जा सकते हैं। और आज की डेट में 60% से 70% जो लोग हैं वो साइंस बैकग्राउंड वाले यूपीएससी फाइट कर रहे हैं, जबकि उनका वो बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एसएसटी नाम का विषय होता है, एसएसटी नाम का सब्जेक्ट होता है। वही एसएसटी विषय में आपने देखा हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 सब्जेक्ट होते हैं, वही इस यूपीएससी में बहुत हाई लेवल से पूछे जाते हैं। और अगर जो उनको अच्छे से तैयार कर लेता है तो वो फाइट कर लेता है। तो यूपीएससी किसी एक के लिए नहीं, बल्कि कोई भी स्ट्रीम का व्यक्ति है वो इसको फाइट कर सकता है। ठीक है, अंतिम है आपकी कॉमर्स लाइन। कॉमर्स में आप बीकॉम करें या फिर किसी भी पर्टिकुलर में एमकॉम कर सकते हैं। उसमें जब आप एमकॉम करेंगे तो या तो आप एक सब्जेक्ट को लेकर अकाउंटेंट बन सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट। अब देखो ये चीज़ें भी 2 प्रकार से होंगी, एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और वहाँ से जब आप कोर्स करके निकलेंगे तो आपका जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा होगा। या तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, या उसमें एक ऑप्शन कंप्यूटर वाला होता है तो आप कंप्यूटरिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप टैक्सेशन का एग्ज़ाम टैक्सेशन सब्जेक्ट होता है उसमें भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, या फिर आप चार्टर अकाउंटिंग का एग्ज़ाम देकर सीए बन सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा पैकेज होता है। या फिर आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए भी ऐसे नहीं, एमबीए आपको एंट्रेंस से करना होगा, एंट्रेंस करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें तो आपका प्लेसमेंट होगा, अदरवाइज लोकल एमबीए का आजकल कोई बेनिफिट नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। और अंतिम लाइन है आपकी एग्रीकल्चर वाली। एग्रीकल्चर में केवल आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा,
और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना होता है जो कि पीईबी के थ्रू इसकी वैकेंसी आती है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगते हैं। अभी भी एक वैकेंसी आई निकली हुई है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा जाता है। देन अगर वो आप फिल करते हैं तो वो उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होकर आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है। अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो एमएससी करने के बाद भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के प्लांट्स होते हैं तो वहां आप जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सभी लाइन में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये जितने भी पोस्टें हैं, जितने भी ये कोर्सेस हैं, इन सारे कोर्सेस में हर जगह लाइन्स हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भाई लाइन नहीं है, सब में लाइन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ नहीं होता, आजकल जॉब भी नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज से करें। इंजीनियरिंग करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट का जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप लाखों में हैं, आपकी जॉब बहुत हाई क्वालिटी की हो जाएगी। या अगर आप और अच्छे लेवल के हैं तो आप आईईएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का आप एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो आपके कलेक्टर लेवल की जॉब लग जाएगी उसी इंजीनियरिंग में, है। तो ऐसा नहीं है कि किसी कोर्स में या किसी भी उसमें समस्या है। समस्या ये है कि बस हम उसके बेसिक नॉलेज को या उसका जो एडवांस लेवल है उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं, बस छोटी सी गाइड 20 लेकर एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, तो आपका क्या ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेस में लाइनें हैं, प्राइवेट में भी लाइन है, गवर्नमेंट में भी लाइन है। बस डिपेंड करता है आपका नॉलेज। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप उस फील्ड का एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, और जब एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा और उसके बाद सिलेक्शन आपका क्लियर है ना। और अगर नॉलेज है तो उसके बिहाफ पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जिससे आप फाइट कर सकते हैं। अब एक जर्नल बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कंपटीशन लाइन की, है ना, कि कंपटीशन लाइन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम क्यों करें, कैसे करें, और उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और उसमें किस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और किसका कम है। तो मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चलता हूं। देखो, सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है, जो आपका कोर्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम है, उसमें तो वही सब्जेक्ट आएगा। जैसे बात करें नीट की, तो नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आना है, कोई समस्या नहीं है। आईआईटी की बात करें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आना है, कोई समस्या नहीं है। देखो, सब्जेक्टिव जो कोर्स है उनमें वही आएगा। लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में सब्जेक्टिव कोर्स जो हैं, इनका जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिनमें 99% वाले लोगों का भी 99% नहीं होना होता है। केवल 1% लोग होते हैं जो इसमें सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो अब जो बचे 99% लोग हैं वो क्या करेंगे, तो वो सारे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आते हैं। कुछ का सिलेक्शन होता है और अदरवाइज वो प्राइवेट सेक्टर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जेई, आईआईटी, नीट, ये बहुत हाई लेवल के एग्जाम हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इसमें क्वालिफाइड नहीं होते, हो जाते हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर जो नहीं होते तो उनके लिए फिर लास्ट में एक ही चीज़ बचती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अब कॉम्पिटिटिव में कौन कौन सी फील्ड हैं? सबसे पहली फील्ड आती है आपकी बैंक, रेलवे, एसएससी। ठीक है। एसएससी कुछ लोग नहीं समझते हैं, एसएससी में बहुत सारी ब्रांचें रहती हैं। एसएससी में आपकी रैंक के अनुसार आपको पोस्ट मिलती है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको पहुंचा दिया जाए, है ना। बेसिकली इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अकाउंटेंट या इंस्पेक्टर या फिर जो वहाँ पर कार्य करने वाले डॉक्यूमेंटेशन वर्क वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनमें पोस्टिंग मिलती है। ठीक है। तो एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है। इसके अलावा आपका पुलिस हो गया, है ना। पुलिस में आपका अलग अलग वो आ जाती हैं, जैसे कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और अच्छे लेवल की पोस्ट की तैयारी करना है तो फिर आप उस स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपीपीएससी। ठीक है। एमपीपीएससी, देखो,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 स्लैब हैं। पहला स्लैब है सबसे निम्न स्लैब, जिसमें आपका जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सबसे लो पोस्ट मिलती है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी हो। अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आप ऑफिसर बन सकें, तो आपको एमपीपीएससी की ओर जाना पड़ेगा। एमपीपीएससी में जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको पुलिस की बात करें तो डीएसपी का पद मिलेगा। अगर आप तहसील वाले एरिया की बात करें तो आपको नायब तहसीलदार का पद मिलेगा, आबकारी विभाग का पद मिलेगा। फॉरेस्ट की बात करें तो आपको रेंजर का पद मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके आसपास, उन डिपार्टमेंट का सबसे टॉप जो पोस्ट है वो आपको मिलेगा, है ना। चाहे आप फॉरेस्ट में जाएं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, चाहे इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता है कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। आपका रोड टैक्स वाला डिपार्टमेंट होता है, ट्रैफिक वाला डिपार्टमेंट होता है, आपका आबकारी विभाग होता है जिसमें नशा से रिलेटेड लाइसेंस जारी किए जाते हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें टॉप जो होता है वो यूपीएससी से आता है, टॉप अधिकारी, और जो मिडिल अधिकारी होते हैं वो आपके एमपीपीएससी से आते हैं, और जो लो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके थ्रू आते हैं। ठीक है, अब मेरा एक सजेशन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो है मैथ्स वालों का। मैथ्स वाले इसको ज़्यादा जल्दी से क्रैक कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स नहीं आती, और मैथ्स अच्छी खासी आती है, और उसका जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैथ्स वाले उसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं। जैसे आज की डेट में कॉमर्स वाले मुश्किल से 10% लोग होते होंगे जो बैंक में जाते हैं, बल्कि 90% जो मैथ्स वाले हैं वो बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो पूरा मैथ्स पर डिपेंड है। मैथ्स आपकी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, है ना। लगभग 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना पड़ते हैं एडवांस लेवल के। आप सोच पा रहे हैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ्स के? तो ये अदर सब्जेक्ट वालों की बस की बात नहीं है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं कर पाएंगे। अगर वो मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन मैथ्स वालों का ज़्यादा वेटेज है। अब और भी वैकेंसी आती हैं जिसमें बायोलॉजी का, साइंस का जो वेटेज है ज़्यादा होता है। जैसे हम रेलवे की बात करें, है ना, रेलवे में साइंस ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसमें बायो वाले ज़्यादा फाइट करते हैं। ठीक है, और यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आर्ट वाले लोगों का ज़्यादा वेटेज होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूछी जाती है। और कॉमर्स के अपनी 2 लाइनें हैं, या तो एमबीए या फिर सीए। ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सारे सब्जेक्टों का आधारभूत बेसिक समझ में आ गया होगा कि किस लाइन में क्या फ्यूचर है। इसके अलावा भी हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, बहुत सारे क्वेश्चन हों, बहुत सारे डाउट हों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी आप करियर गाइडेंस चाहते हैं वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।